अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर साहब ने इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस में 15 मिनट की स्पीच की थी। उसको आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि उसमें कितनी वैलिडिटी थी, कितने जो थे वो ज़्यादा ऑप्टिमिज़म उन्होंने डिस्प्ले किया था। ये जो इंस्टीट्यूट है जी, ये इट वाज क्रिएटेड इन 1983 एंड इट वाज क्रिएटेड बाय 38 बैंक्स, सो लीडिंग इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ के थे वो बैंक्स थे। और इन्होंने था, दिस वाज इन रिस्पॉन्स टू द इंटरनेशनल डेट क्राइसिस ऑफ द 80s। तो इस फोरम पे उन्होंने तकरीर की और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान जो है वो बड़ी इट्स ऑन द वे टूवर्ड्स, ऑन द पाथ टूवर्ड्स स्टेबलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। इसको आज हम डिस्कस करने के लिए आई थिंक वी हैव द राइट पर्सन फॉर दैट। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। जी बिस्मिल्लाह। डॉक्टर साहब, आपने भी वो सुनी 14-15 मिनट की स्पीच थी, तो मैं आपसे चंद सवाल भी करूंगी, अगर आपको कुछ याद आ गया कि उन्होंने क्या कहा था एंड यू वांट टू कमेंट ऑन दैट, प्लीज़ गो अहेड। सबसे पहले जो मुझे याद आता है वो उन्होंने कहा था कि जो एक्सपोर्ट्स हैं उसका वॉल्यूम बढ़ा है, हालांकि इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल डॉलर्स वो नहीं बढ़े बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल प्राइसेस, और वो जो वॉल्यूम बढ़ा है दैट रिफ्लेक्ट्स कि हमारी आउटपुट भी बढ़ रही है और हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही हैं। डू यू एग्री विद दिस असेसमेंट? देखिए, बात यह है कि जो हमारे बरामदात के मिक़दार में जो इजाफा हुआ है उसमें अगर आप एक एक्सपोर्ट को हटा दें, यानी कि चावल की एक्सपोर्ट, वो उसमें 52 यानी कि 52% इजाफा हुआ है मिक़दार में, सिर्फ आपके चावल में। और अगर उसको निकाल दें तो बाकी आपके सारे एक्सपोर्ट आइटम्स की मिक़दार कम हुई है, वॉल्यूम कम हुई है। तो मैं हैरान हूं इस बात पे कि हमारे गवर्नर साहब ने ये जिक्र किया है कि अक्रॉस द बोर्ड इजाफा हुआ है। अब आप ये देखिए कि कॉटन क्लॉथ में कमी हुई है, आप ये देखिए कि आपके सीमेंट के एक्सपोर्ट में कमी हुई है, आप ये देखिए कि केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में कमी हुई है, और कुछ आइटम्स में जिसमें इजाफा हुआ है, लेदर गारमेंट्स या फुटवेयर वगैरह में, उनकी डोमेस्टिक सेल इतनी कम हो गई है कि पिछले महीने के जो प्रोडक्शन फिगर्स आए हैं उसके तहत आपके टेक्सटाइल सेक्टर के ओवरऑल प्रोडक्शन इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स में कोई इजाफा नहीं है, और लेदर मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्शन में कमी आई है। तो मैं हैरान हूं, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है, राइट? आई मीन यकीनन बढ़ रही है। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द गवर्नर साहब, अगर वो थोड़ा सा बैठ के ये देख लेते कि इंडिविजुअल आइटम्स में किस किस में इजाफा है, किस किस में कमी है, और फिर ओवरऑल प्रोडक्शन एक्सपोर्ट्स के अलावा डोमेस्टिक सेल्स में क्या पोजीशन है, तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उनके जो कंक्लूजन्स हैं वो निहायत ही नामुनासिब हैं। inaccurate to say the least. दूसरी बात जो मुझे याद पड़ती है जी, उन्होंने ये भी कहा था कि जो ग्रोथ है वो लोग कह रहे हैं कि हम ज़ीरो ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, मगर ये बात बिल्कुल सही नहीं है। और एक वजह उन्होंने ये भी लिंक किया था कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट जब हमारा बढ़ता है तो हमारी ग्रोथ भी बढ़ती है, यानी कि ही वाज सेइंग कि ये सस्टेनेबल नहीं है। डू यू एग्री विद दैट? देखिए, इस वक्त पोजीशन ये है कि आपके करंट अकाउंट डेफिसिट पे जो इस तरह नहीं है कि करंट अकाउंट से ग्रोथ पे असर पड़ता है। अलबत्ता ग्रोथ की कमी होने से करंट अकाउंट में बेहतरी आती है, और हुआ ये है कि आपके इंपोर्ट्स में 21% कमी आई है, और उसके एक्सपोर्ट्स में जिस तरह आपने कहा कि उसकी वैल्यू में सिर्फ 2-2.5% इजाफा है। तो ये जो कमी आई है ये ग्रोथ की कमी की वजह से आई है, ये नहीं कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता है पहले और फिर ग्रोथ बढ़ता है। Okay. It is the other way round, right? Exactly. And exactly. It was a sort of a clever way to just give the figures कि भाई ये जब वो हो रहा है तो ये होता है, जब ग्रोथ बढ़ रही होती है तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ जाता है, which is not sustainable. जी जी डॉक्टर साहब, फिर उन्होंने ये भी कहा था कि जो मार्केट एक्सचेंज रेट है वो अब मार्केट बेस्ड हो गया है पहली दफ़ा।
in the history of the country, and he was talking about a fixed exchange rate. क्या rate हमारा, I mean I know that इसहाक डार साहब ने तो उसको overvalue किया हुआ था, but is it correct to say that the rate was fixed exchange rate? देखिए, बहुत वक्त ऐसे भी आए हमारी तारीख में जब हमें रुपए की कदर काफ़ी गिराना पड़ा और हमने गिराया। सही। एक नुमाया एग्जाम्पल जो है वो ये कि जब हमने बॉम्ब एक्सप्लोड किया था उस वक्त हमें 30 से 40% एक वक्त पे रुपए को गिराना पड़ा। सही। फिर जब आगाज हुआ मुशर्रफ साहब का दौर, उस वक्त भी उन्होंने रुपए में काफ़ी कमी लाई है। सही। इसकी जो स्टेबिलिटी कुछ हद तक आई वो 2004 से लेकर 2008 तक आई। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उन्होंने भी गिराया। अलबत्ता ये बात उनकी मुनासिब है कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता गया, $2.5 अरब से बढ़ते बढ़ते ये तकरीबन $20 अरब तक पहुंचता गया। और आपके जो उस वक्त की हुकूमत है मुस्लिम लीग की, उन्होंने ये मुनासिब समझा कि रुपए की कदर बिल्कुल कायम रखें और इसको कायम करने के लिए उन्होंने काफ़ी बोरोइंग की बाहर से और पैसा मार्केट में काफी उन्होंने खर्च किया। डॉक्टर साहब, if I remember correctly, during the Ishaq Dar years, fixed rate नहीं था because he had to adjust, manipulate a little bit. Isn't that right? बहुत कम जी, overvalue था। I mean, what I'm trying to say is, wouldn't the correct, more correct term to be used was overvalued? जी, but substantially overvalued. Instead of saying fixed. Because when he said fixed, then he was saying कि अब market based हो गया है और अब ये demand supply से वो set होता है, plus that he said कि we don't interfere in the market, we don't change the trend. The state देखिए, बात ये है जी कि 105 रुपए पर तकरीबन 2 से 2.5 साल रुपए तकरीबन इसे फिक्स रखा जी। और उसकी वजह यह है, यकीनन है, और इस बात से मैं गवर्नर साहब की बात पे अग्री करता हूँ जी कि उसके वजह से आपके करंट अकाउंट डेफिसिट में इजाफा हुआ, इंपोर्ट्स बहुत चीप हो गए और एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव नहीं रहे, और साथ साथ हुआ ये कि आपको बाहर से बहुत पैसा बोरो करना पड़ा ताकि ये रुपए की कदर जो है आप उसको स्टेबल रखें। उसका फायदा वक्ती तौर पे ये हुआ कि अफरात ज़र बहुत कम रहा और यकीनन सब खुश थे, मगर ये खुशी वक्ती थी और आने वाले वक्त में नई हुकूमत को कुछ हद तक रुपए को गिराना जरूर पड़ा है, मगर मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने हद से ज्यादा रुपए की कदर गिरा दी। डॉक्टर साहब, we will continue with this undervalued rupee now after the break. Please stay with us if you can. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जी डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि डार के दौरान, इसहाक डार साहब के दौरान, उसने जो रेट को मैनिपुलेट नहीं होने दिया, विद द रिजल्ट दैट द रुपी बिकेम ओवरवैल्यूड, ग्रोसली ओवरवैल्यूड। अब आप कह रहे हैं जो बाकर साहब ने किया है वो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट नहीं है, अब रुपी अंडर वैल्यू हो गया है। Am I right? जी बिल्कुल। और इससे डॉक्टर साहब एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, आपने जैसे कहा 2 to 2.5% ही बढ़ी हैं, इसमें इंपोर्ट्स मैसिवली रिड्यूस हुई हैं। देखिए, एक बात आप और वो भी कि कैपिटल इंपोर्ट्स, राइट, आई मीन रॉ मटेरियल एंड व्हिच इज जी बात ये है कि जब आपने मार्केट पे छोड़ा तो आप एक वक्त आपके सामने ऐसा भी आया जब रुपए इस तेजी से गिरना शुरू हुआ कि हम सब घबरा गए। मैं आपको मई जून का जिक्र करता हूं, एक महीने में, इस साल के जून के महीने में आपके रुपए की कदर जो है 15 रुपए गिरी, एक महीने में 15 रुपए और 10% गिरी। अब आप ये सोचिए कि रुपए में अगर 10% एक महीने में गिरावट होती है तो साल में क्या होगा। अल्लाह का फजल है कि हमारे हालात कुछ करंट अकाउंट के बेहतर हुए, इसलिए कि प्रोडक्शन गिर गई है, तो उसके नतीजे में रुपए में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है। मगर खुदा न खास्ता इस आने वाले महीने में आपको सुकूक बॉन्ड $1 अरब के वापस करने एक वक्त पे
खुदा न खास्ता आपके रिजर्व्स अगर $7 बिलियन से नीचे आ गए तो फिर से स्पेकुलेशन खुदा न खास्ता शुरू हो सकते हैं। एक और चीज़ उन्होंने इस दफ़ा मेरा ख्याल में, मैंने तो पहले उनको नहीं सुना कहते हुए, बट इस फोरम पे उन्होंने एक्नॉलेज किया था कि जो करेक्टिव पॉलिसीज़ थी इन टर्म्स ऑफ द रुपी वैल्यू, वो कह रहे थे कि पिछले 1.5 साल से शुरू थी। एंड यू नो, आपने भी इस पे लिखा है, मैंने भी काफ़ी इस पे लिखा है कि वो जो रुपी था वो आहिस्ता आहिस्ता इट वाज कमिंग टू इट्स नॉर्मल सॉर्ट ऑफ मार्केट वैल्यू। तो वो कह रहे थे कि वो शुरू हो गया था। एंड ही इज़ सेइंग दैट बिकॉज द IMF का जो प्रोग्राम है वो तब शुरू हुआ जब ये स्टेबलाइजेशन ऑलरेडी हो गई थी। तो he reckons that this time the IMF program will succeed. Do you think there's any linkage? देखिए, बात यह है कि जब मुस्लिम लीग की हुकूमत गई है उस वक्त रुपए की कदर 110 के करीब थी जी। इंटरिम गवर्नमेंट ने उसे गिराया और जब नई हुकूमत आई तो 124 के करीब था। सही। और एक वक्त ऐसा आया है जून के महीने में कि 40 रुपए एक साल के अंदर आपने गिरा दिया था रुपए की कदर। जून में तो डॉक्टर साहब ये रजा बाकर साहब की कर्टसी है ना, बिकॉज ऑफ द मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट। जी, बात यह है कि आप इतनी इंस्टेबिलिटी करेंसी में लाएंगे तो इंपोर्टर्स को इस बात की परेशानी होती है कि जब वो माल मुल्क में पहुंचेगा तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा। सही। एक्सपोर्टर ये सोचता है कि भाई जो मुझे रेवेन्यू मिल रही है एक्सपोर्ट की, क्या मैं कुछ अरसा बाहर के बैंकों में रख लूं तो हो सकता है मुझे 10-15 रुपए और मिल जाएं फी डॉलर। तो इससे इंस्टेबिलिटी में बेतहाशा इजाफा होता है। आपको मार्केट में अगर करेंसी गिरानी है तो एक सेंसिबल और समवॉट रेगुलेटेड अंदाज में इसे गिराएं, ये ना हो कि एक महीने में 15 रुपए गिरा दें। सही सही। I mean, he was new at the job, so maybe he just got overexcited. Finally, डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं जो आपसे करना चाह रही हूँ, he mentioned कि जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, जो स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ हैं, जो डिस्काउंट रेट है, हम इस पे भी डिस्कस कर चुके हैं कि हॉट मनी, ही इज़ इन सर्च ऑफ हॉट मनी। तो उन्होंने यही उसमें इसी स्पीच में उन्होंने ये भी कहा था कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है नॉन रेजिडेंट्स की वो काफ़ी बड़ी है। देखिए, बात यह है कि आप इस 13.25% पर पॉलिसी रेट ले जाते हैं और आपने पोर्टफोलियो का बड़ा उन्होंने जिक्र किया, कितना अमाउंट, सिर्फ $240 मिलियन। That's right. And that's peanuts, right? ये देखिए, हमारे हर हफ्ते की इंपोर्ट $1 अरब की है और ये बड़ी मेहनत करके इंटरेस्ट रेट को आसमान तक पहुंचा के $240 मिलियन ले आए हैं। और उसका जो पर इम्पैक्ट है हाई इंटरेस्ट रेट्स का, वो इतना बुरा है कि इंडस्ट्री रुक गई है। पिछले 2 महीने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 7% कमी आई है। ऐसा बहुत कम हुआ है पाकिस्तान की तारीख में। लिहाजा आपने ओवर किल किया है, आपने ओवर एडजस्ट किया है और उसके नतीजे में लोगों की जिंदगियां हराम हो चुकी हैं। अफराते ज़र, खाने पीने की चीजों की 15%, बेरोजगारी फैल रही है। ये ओवर एडजस्टमेंट का सिलसिला है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, एक नए शख्स को लाना और उनको वक्त नहीं देना कि वो अपने मुल्क के बारे में समझें कि ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं, वो धड़ाधड़ उन्होंने इसी स्पीच में आपने भी सुना होगा, उन्होंने यही कहा था कि मैं IMF को मुझे छोड़े हुए सिर्फ 5 महीने हुए हैं और साथ उन्होंने ये भी कहा था मगर मैं पाकिस्तान पे बहुत कीन नज़र रखा करता था। आई डोंट नो वेदर दैट इज़ रेलेवेंट। उन्होंने बल्कि अपनी जो क्वालिफिकेशन थी वो यही बताई थी IMF की, और साथ उन्होंने कहा था कि जो हफीज़ शेख साहब हैं वो भी वर्ल्ड बैंक की प्रोडक्ट हैं। तो द इकोनॉमिक टीम इज़ ऑल फ्रॉम द चूंकि वॉशिंगटन में थे, उन्हें ये कहना शायद इसलिए पड़ा ताकि ये एहसास हो कि वॉशिंगटन का असर जो है वो इस्लामाबाद पे भी डायरेक्टली मौजूद है। We'll take a short break here, Dr. Saab. Please stay with us.
ویلکم بیک لیڈیز جینٹلمین. ڈاکٹر صاحب ایک اور انہوں نے بات کی تھی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ مارکیٹ ایکسچینج ریٹ جو ہے یہ بہت اچھی چیز ہے. دوسری بات انہوں نے کہا تھا کہ اب پہلی دفعہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایگری کر دیا ہے کہ دیر بی زیرو بوروئنگ فرام دا اسٹیٹ بینک. یہ تو ہر IMF کے پروگرام میں ہم ایگری نہیں کرتے جی. جی بالکل کرتے رہے ہیں, اور پچھلی پروگرام میں نظر ان کی اسٹرانگ نہیں ہوگی پاکستان پہ. دیکھیں پاکستان کی جو تاریخ ہے اس سے اتنی زیادہ ان کو شاید اندازہ نہیں ہے. ہم آغاز میں ہر پروگرام کے ہم زیرو بوروئنگ کرتے ہیں اسٹیٹ بینک سے, مگر ایک دوسرا طریقہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے جسے ہم OMO کہتے ہیں, اوپن مارکیٹ آپریشنز. چپ چاپ ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کمرشل بینکوں کو چپ چاپ سے کچھ پیسے دیتا ہے, اور ان پیسوں سے کمرشل بینک گورنمنٹ کا بانڈ خریدتے ہیں. تو یہ انڈائریکٹلی اسٹیٹ بینک سے بوروئنگ کا سلسلہ جاری ہے, ورنہ تو آپ کا جو بوروئنگ کا مقدار ہے وہ کمرشل بینکس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کو اتنا پیسہ دے سکیں. Do you think it's still going on now? 100%. اوکے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ جو آٹونومی ہے اسٹیٹ بینک کی وہ بڑھا دینی چاہیے, اور وہ بھی پارلیمنٹ سے کریں گے, بٹ وہ تو خیر ہمارے خان ایڈمنسٹریشن کے پاس نمبرز اتنے نہیں ہیں کہ وہ پارلیمنٹ سے کچھ پاس کروائیں. فائنلی ڈاکٹر صاحب میں جس پہ کرنا چاہ رہی ہوں, وہ کہہ رہے تھے کہ ڈومیسٹک سیونگز جو ہیں وہ بہت کم ہیں, اور ہم ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو کیسے بڑھائیں. اگر مجھ سے پوچھیں تو میں ان کو یہی کہوں گی کہ یہ جو آپ نے اتنا انفلیشن بڑھایا ہوا ہے, جو اتنا آپ نے روپی کو انڈر ویلیو کر دیا ہے, آپ نے اتنا جو ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھایا ہوا ہے, اتنا آپ جو کنٹریکشنری پالیسیز ہیں, یو ہیو ٹو کائنڈ آف ڈیکریز دیم رائٹ ٹو ریز سیونگز, بیکاز نو بڈی از لیفٹ ود اینی منی. جو ان کا اخراجات ہی نہیں پورے ہو رہے. جی گورنر صاحب اگر اپنے ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے اعداد شمار دیکھ لیں تو انہیں اندازہ ہوگا اس وقت حالات کیا ہیں. آپ کے بینک ڈپازٹس میں پہلی دفعہ بہت سالوں کے بعد کمی آئی ہے. 415 ارب کی کمی ہے ڈپازٹس میں. لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے بینک میں ڈپازٹ رکھنے کے لیے. دوسری طرف جو نیشنل سیونگ سکیمز ہیں جس پر آپ نے سود جو لیول ہے وہ تقریباً 2 گنا کر دیا ہے پچھلے 2 سال میں, اس میں صرف 1%, میں ریپیٹ کروں 1% اضافہ ہے. سیونگز کہاں ہیں؟ لوگ بیچارے ان کی تنخواہیں نہیں بڑھ رہی ہیں, قیمتیں بڑھ رہی ہیں, تو وہ سیونگ کہاں سے کریں گے؟ تو یہ جو اعداد شمار ہیں یہ اسٹیٹ بینک کے اپنے اعداد شمار ہیں, کیا ان سے واقف نہیں ہمارے گورنر صاحب؟ I don't know, because جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے in this institute, I mean حیرانگی. میں ایک بات آخری جو آپ نے جس پہ بات نہیں کی وہ فسکل پالیسی پہ انہوں نے میں نے اس بات سے ڈاکٹر صاحب کی میں نے کہا اس میں تو ان کا زیادہ ہاتھ نہیں ہے نا. مگر البتہ انہوں نے جو بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ ریونیوز میں پہلی دفعہ انہوں نے کہہ رہا پچھلے سال کے بعد کچھ اضافہ شروع ہوا ہے. صحیح. اور انہوں نے کہا کہ تقریباً 2 مہینے میں 15% اضافہ ہوا ہے. اب آپ سوچئے کہ اس بجٹ میں, اس سال کے بجٹ میں جو ایڈیشنل ٹیکسز لگائے گئے تھے وہ تقریباً 750 ارب ہیں, جو ٹیکس کے نظام میں 20% اضافہ ہے. تو یعنی کہ آپ کو جو ریونیو ایڈیشنل ملی ہے وہ صرف اس لیے کہ آپ نے ٹیکس ریٹس بڑھائے ہیں. گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس بیس میں اضافہ ہو گیا ہے. ماشاءاللہ کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے. اور جہاں آپ چاہ رہے تھے اضافہ کرنے کی, آپ جو چھوٹے چھوٹے دکانداروں سے اور تجارت کرنے والوں سے وہ آج سٹرائک پہ ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ آج شام تک کوئی اگریمنٹ ہو جائے. تو لہٰذا ٹیکس بیس میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہے, اور اگر بجٹ ڈیفیسٹ میں کمی آئی ہے تو صرف اس لیے کہ گورنر صاحب نے کسی طرح سے پروفٹس بڑھا کر اسٹیٹ بینک کے گورنر کو دے دی. مطلب 600 یا 800 بلین. میری آپ سے گزارش ہے, میں 40 سال سے اس ملک میں ریسرچ کرتا رہا ہوں. گورنر صاحب پلیز آپ 40 دن تو گزار دیں, اپنے ملک کے اعداد شمار, اپنے ملک کی جو ریالٹی ہے اسے دیکھ لیجئے, پلیز دیکھ لیجئے. خواتین حضرات, جو ڈاکٹر صاحب نے کہا میں اسی سے ختم کرنا چاہوں گی یہ پروگرام. دا سچویشن از ڈائر, اور جیسے کہ انہوں نے اسپیچ دی ہے ہمارے گورنر صاحب نے واشنگٹن ڈی سی میں, مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ان کو یا تو پتہ ہی نہیں ہے یا وہ ولفلی مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں ڈیٹا کو. اجازت دیجیے اسے کے ساتھ, خدا حافظ.